अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एफजीआई ने ईएसटी की न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं। 192 सीटें हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। और जो टेस्ट की टेंटेटिव डेट है वो भी आ गई है। 12 अक्टूबर टेस्ट की टेंटेटिव डेट है। थोड़ा टाइम है, तो इस मेन टाइम में तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं, कम वक्त में ज्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग लाजमी तौर पर अपनी तैयारी का आगाज अभी से शुरू कर दें। एमके प्रिपरेशन के न्यू सेशन का आगाज 15 सितंबर से हो रहा है। इस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी इन टाइम कर सकते हैं। टेस्ट की डेट ज्यादा लेट नहीं होगी। 12 अक्टूबर को टेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं। अगर लेट हुआ भी तो मजीद एक हफ्ता लेट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए लाजमी तौर पर अपनी तैयारी कर लें। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। एफजीआई की तरफ से पहले भी सीटें आई थी ईएसटी की, और टेस्ट कंडक्ट हुआ था 23 फरवरी को। तो मॉर्निंग और इवनिंग दो टेस्ट कंडक्ट हुए थे। इस वीडियो में हम मॉर्निंग वाला पेपर डिस्कस करेंगे। टोटल 50 एमसीक्यूज हैं। हर एमसीक्यू के 2 नंबर हैं। तो ये कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। और पेपर करने के लिए 60 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 60 मिनट्स इनफ है 50 एमसीक्यूज करने के लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। टेस्ट के टोटल 5 पोर्शन है, यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। एक तो इंग्लिश है, 10 एमसीक्यूज इसमें से है। दूसरे नंबर पे पेडागोजी वाला प्रोफेशनल वाला पोर्शन है। तो पेडागोजी में से भी 10 एमसीक्यूज हैं जो कवर करने होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज 10 एमसीक्यूज इसमें से हैं। इसके बाद साइंस, एवरीडे साइंस 10 एमसीक्यूज इसमें से हैं। और 5वें नंबर पे मैथमेटिक्स है, और मैथ में से भी 10 एमसीक्यूज हैं। तो कुल मिला के ये 50 एमसीक्यूज का पेपर है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला इन्होंने स्टार लिया है इंग्लिश वाले पोर्शन से, और सिनोनिम है पहले क्वेश्चन में, द सिनोनिम ऑफ प्लेकेट इज। प्लेकेट का मतलब होता है किसी के गुस्से को कम करना, यानी कि किसी को पुरसकून करने की कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर बनता है पैसिफाई। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो राउज का मतलब है किसी को नींद से जगाना, हरास का मतलब है किसी को परेशान करना, सिग्निफाई किसी को इंडिकेट करना, किसी को मेंशन कर देना। अब यहां पर दो चीजें सीखने के लायक है कि एक प्लेकेट का मतलब क्या है, और दूसरा सिनोनिम क्या चीज होती है। सिनोनिम होती है किसी भी वर्ड का सेम मीनिंग में जो कोई दूसरा वर्ड हो। तो आपके पेपर में जो पहली तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस पोर्शन से आ सकते हैं, सिनोनिम्स वाले पोर्शन से। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें यहां पे वुड नॉट हैव आया है, तो यहां पर हैड बीन आएगा, यानी कि एक इमेजिनरी कंडीशन है और फिर उससे निकलने वाला रिजल्ट है। तो यहां पे है इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। तो यहां पर ये पीछे आपके पास यहां पर हैड बीन आएगा और यहां पे वुड नॉट हैव आएगा। फिर है द माइस डांस्ड एंड sang टिल मिडनाइट। चूहे नाचते रहे और गाते रहे आधी रात तक। दिस सेंटेंस कंटेन्स अ। अब चूहों का नाचना गाना जो है ये पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमंस की, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो ह्यूमंस से बिलोंग करता है उसे माइस के साथ रिलेट किया गया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन की आपके पास एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ प्लॉजिबल इज। अब एंटोनिम वाले एमसीक्यूज भी आते हैं। प्लॉजिबल का ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा इम्प्लॉजिबल, यानी कि इम अगर हम इसके शुरू में लगा दें तो इसका एंटोनिम बन जाता है। इसके बाद है नाइदर एक्विजिशन इज ट्रू द अंडरलाइंड वर्ड इज। अब ये जो नाइदर वर्ड है ये किस तरह का एडजेक्टिव है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। एक तो ये काउंटिंग है, काउंटिंग से रेलेवेंट है, गिनने से मुतल्लिका है। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ये हर एक को इंक्लूड कर रहा है या हर एक को एक्सक्लूड कर रहा है। तो नाइदर एक्विजिशन इज ट्रू, यानी कि कोई भी इल्जाम दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्टली। यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो रेयरली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसका दुरुस्त इस्तेमाल कहां पे किया गया, तो इस सेंटेंस में आई रेयरली गो टू द पार्क, यानी कि प्रोनाउन के फौरी बाद, सब्जेक्ट के फौरी बाद जो है वो आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपने एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। अहमद मैरिड सारा, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो सारा वाज मैरिड। अच्छा, अब मोस्टली क्या होता है कि बाय आता होता है, लेकिन यहां पर
टू आएगा, मैरिड के बाद टू आता होता है, सारा वाज मैरिड टू अहमद, ठीक है, यहां पर बाय नहीं आना, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। शुरू में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पास्ट परफेक्ट आएगा, तो आई रीच द सेंटेंस स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है लेवल इज विच टाइप ऑफ वर्ड। लेवल किस तरह का वर्ड है भाई, इनमें से तो कोई भी नहीं, ये चारों ऑप्शंस गलत है। लेवल जो है ये पैलिंड्रोमिक वर्ड है। बायो के लोग भी पैलिंड्रोमिक का वर्ड जानते होंगे, जेनेटिक्स में आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी लेवल जो पैलिंड्रोमिक वर्ड्स है वो यूज होते हैं। पैलिंड्रोमिक वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर आप उनको उलट करके लिखें, रिवर्स लिखें, तो तब भी वो वही रहे। यानी कि आप इस एल को पहले लिख रहे हो, फिर ये ई लिख रहे हो, फिर ये वी लिखोगे, फिर ये ई लिखोगे, और फिर ये एल लिखेंगे, तो ये आपके पास लेवल ही रहेगा। ये पैलिंड्रोमिक टाइप ऑफ वर्ड है। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन आ गया, तो इनडायरेक्ट बनाना है। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो सेड टू को हम कर देंगे आस्क्ड। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो यहां पे आपके पास चूंकि व्हाट आ रहा है तो आपने वो दैट वगैरह नहीं लगाना। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, इसको हमने वाज इसलिए कर दिया क्योंकि ये शुरू में आपके पास जो है रिपोर्टिंग जो पार्ट है वो पास्ट में है। द प्राइमरी नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी वाला पोर्शन आ रहा है। इंग्लिश वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसके 10 एमसीक्यूज हो गए। तो नेक्स्ट प्रोफेशनल पोर्शन है। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का के मुताबिक एजुकेशन का बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकली थिंकिंग इनिशिएट कर दे, स्टार्ट कर दे, कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर जस्ट सती ना सोच रखे बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग करे। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट की अगर दो बेसिक टाइप्स की बात करें तो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एक होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलती रहती है, आपके टेस्ट हो जाते हैं, क्विजेस हो जाते हैं। इसके मुकाबले में समेटिव असेसमेंट होती है एंड पर आपकी ग्रेड्स देने के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मोस्टली क्विजेस होते हैं, तो पॉप क्विजेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आपने एक काम किया है, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिली है, आप दोबारा वो काम करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह की मोटिवेशन है, ये इंट्रिंसिक है जो आपके अंदर से आ रही है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये फंक्शनल प्रोसेस हो जाएगा। इट इज नॉन एज फंक्शनल करिकुलम। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कह लें या किसी भी और टैक्सोनॉमी को, तो उसमें लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग ये होता है कि आप कुछ चीजों को जानते हैं, आप उसको अभी प्रोसेस नहीं कर रहे, उसे अप्लाई नहीं कर रहे, उससे कुछ नए आइडियाज सिंथेसाइज नहीं कर रहे। द पर्पस ऑफ अ रूब्रिक इज टू प्रोवाइड। अब रूब्रिक क्या होते हैं कि ये ग्रेडिंग सिस्टम है कि आप एक ग्रेडिंग के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की ग्रेडिंग के लिए एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिसाइड करना। पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स टू डैश द चाइल्ड। पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, यह एक ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024। 2024 में जो डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था उसका थीम क्या रखा गया इस बार? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, यानी कि अमन कायम रखने के लिए सीखना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइजेस लर्निंग बाय। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम होता है ये लर्निंग को बढ़ाता है, किसके जरिए? प्रैक्टिकल प्रोसेस के जरिए, डूइंग के थ्रू। नेक्स्ट है डायलेक्ट मेथड, जिसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। ये डायलेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये सोक्रेट्स ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। सोक्रेट्स जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं, ग्रीक फिलोसोफर्स में इनका बड़ा नाम है। यहां पर पेडागोजी के 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज वाला पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान साइंड अ फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान इन। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 1957 में एक फ्रंटियर एग्रीमेंट साइन किया था। तो जितने भी छोटे मोटे इख्तिलाफात थे वो दूर कर दिए गए, क्योंकि जब बरतानवी हुकूमत यहां से गई थी 1947 में, तो उसके बाद हमारे बॉर्डर्स में बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए थे, तो उन सबको तय किया गया। तो उसके लिए फ्रंटियर एग्रीमेंट हमारा हुआ ईरान के साथ। द थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कराकोरम, हिमालय एंड हिंदुकुश, दे मीट एट। ये तीनों जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं
ये सेंट्रल एशिया में पामीर नॉट का जो रीजन है वहां पर ये तीनों देखे जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एब्रोगेटेड ऑन 1962 में जो आइन मंजूर हुआ, पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में आया, दूसरा आइन 1962 में आया। पहले को तो यूब खान और सिकंदर मिर्जा ने एब्रोगेट कर दिया था 1958 में। अब दूसरा आइन दिया गया 1962 में, तो उसको खत्म किया 25 मार्च 1969 को 1969 को ये जनरल याहिया खान ने मंसूख किया था 1962 के आइन को। द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का गेटवे किसे कहते हैं? क्वेटा को कहते हैं, क्योंकि क्वेटा बुलान पास के करीब है और यहां से रास्ते खुलते हैं अफगानिस्तान को और फिर वहां से ऑनवर्ड सेंट्रल एशिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उस तरफ। द प्राइमरी इंपोर्ट कमोडिटी ऑफ फॉर पाकिस्तान फ्रॉम अफ्रीका इज, अफ्रीका से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, हमारी जरूरत है, वो कॉपर है, तांबा हम वहां से लेते हैं। जिना ऑफ पाकिस्तान फेमस बुक है, किसने लिखी थी? स्टैनले वॉलपर्ट ने। स्टैनले वॉलपर्ट का बड़ा नाम है, बहुत नामी ग्रामी हिस्टोरियन है, अमेरिकन है। कायद आजम पर इन्होंने किताब लिखी, गांधी पर भी लिखी और बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट पर इनकी बुक्स हैं। पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन, पाकिस्तान ने आजादी के 1.5 माह के बाद 1.5 मंथ्स के बाद ज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड नेशन को। तो ये बनती है डेट 30 सितंबर 1947। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और दुनिया की, इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्होंने ऑफिस पहली दफा कब संभाला था? 1988 में। बेनजीर भुट्टो 2 दफा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो पहली दफा इन्होंने ऑफिस संभाला था 1988 में। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को आजादी के बाद सबसे पहले किसने तस्लीम किया? ईरान ने। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान को कबूल करने में इन्होंने सबसे पहले पहल की। मंगला डैम किस दरिया पर है? ये दरिया जेहलम पर है और यहां पर पाकिस्तान स्टडीज वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। साइंस का पोर्शन शुरू होता है। पहला एमसीक्यू है, ह्यूमन ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड इज, हमारे ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करता है? तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर वो सेंटर्स हैं, वो रीजन्स हैं जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमारी बॉडी में मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, इन्हें एडक कहते हैं। तो ये इनमें से जो विटामिन के है ये ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग की एबिलिटी बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज, तो इस यूनिट सेल के अंदर हमने देखना है कि कितने एटम्स हैं। तो पहले तो आप इसके कॉर्नर्स गिन लें, इसके 8 कोने हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 6 फेसेस हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तो 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसेस हैं। अब हर कॉर्नर में एक एटम है, हर फेस में एक एटम है। अब जो फेस वाला एटम है वो 2 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं, यानी कि ये 2 घरों की साझी दीवार है। तो इसको इधर वाला सेल भी शेयर करेगा और इधर वाला सेल भी शेयर करेगा। अगर आप इस तरीके से कहें तो इधर वाला सेल भी शेयर करेगा और इधर वाला भी। तो ये अगर इसके पास 6 फेसेस में 6 एटम्स हैं, तो इसके हिस्से में कितने काउंट होंगे? इसके हिस्से में आधा काउंट होगा, क्योंकि आधा दूसरे के हिस्से में काउंट होगा। तो टोटल 3 एटम इनके फेसेस में काउंट होंगे। अगर हम इनके कॉर्नर्स की बात करें तो हर कॉर्नर जो होता है ये 8 सेल्स के साथ शेयर हो रहा होता है। तो अगर 8 सेल्स एटम्स के साथ 8 सेल्स के साथ ये कॉर्नर शेयर हो रहा है, तो इसका यहां पर हिस्सा कितना रह गया? यहां पर इसका हिस्सा रह गया 1 आउट ऑफ 8। तो टोटल 8 कॉर्नर है और हर एटम का हिस्सा जो है वो 1 आउट ऑफ 8 है। तो 1 एटम हम ओवरऑल कंसीडर करेंगे कॉर्नर्स में। तो टोटल हमारे पास एटम्स इस यूनिट सेल में कितने काउंट होंगे? 4। नेक्स्ट है द मेन काज ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन की जो सबसे बड़ी वजह है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मेन काज ऑफ एसिड रेन है। यहां पर ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन 2 तरह की है, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, नाम है उसका पायरोवेट, ये ग्लूकोज के टूटने से बनता है। तो पायरोवेट फार्मूला है C3H4O3। अब ये दो तरह की फर्मेंटेशन कर सकता है, या तो ये करेगा एल्कोहलिक या ये करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब ये करता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो इससे बनता है C2H5OH प्लस CO2। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा दो हाइड्रोजन हैं वो NaDH2 इसको दे देता है, तो इसका प्रोटॉन डोनर है। तो ये इसे बन गए, एल्कोहल बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अच्छा, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला C3H6O3। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी गैस है जो फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इन मानों में ले लेंगे कि ये गैस बनती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बनती है। तो हमारा इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है तो हम कहेंगे कि कितने किलोवाट पर आवर जो है वो बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं। रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ रॉक्स। देखें हमारी जो दुनिया है इसमें अगर हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, अगर हम किसी बहुत पुरानी चीज की एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कार्बन डेटिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो उसमें हम कार्बन का कौन सा आइसोटोप कंसीडर करेंगे, वो कार्बन 14 है। रीजन क्या है कि जो कार्बन 14 है ये तकरीबन हर दूसरी सब्सटेंस में मौजूद है, और फिर ये कार्बन 12 के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल भी है। इसके बाद है द टाइप ऑफ रेडिएशन विद हाईएस्ट एनर्जी इज। अब हाईएस्ट एनर्जी का फार्मूला ये होता है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उनमें दो चीजें हम देखते हैं लाजमी तौर पर, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन चारों में से गैमा रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसकी एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल। एक गाड़ी है उसमें रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, तो किस टाइप का होगा, वो कन्वेक्स टाइप का होगा। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डजंट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो और बेंड हो जाए तो हम उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हो गई। तो उससे क्या बदलता है, उससे वेवलेंथ भी बदल जाती है, डायरेक्शन भी बदल जाती है, स्पीड भी, लेकिन क्या चीज नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। यहां पर साइंस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैथ का पोर्शन आ गया। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ। एक जो लीनियर इक्वेशन होती है और उसमें दो वेरिएबल्स हों, फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल y है तो दूसरा x है, तो इस तरह की ये लीनियर आपके पास इक्वेशन होगी। अब यहां पर अगर आप देखें y और x वेरिएबल्स हैं, b कांस्टेंट है और m जो है ये कोएफिशिएंट है आपके पास x का। तो यहां पर जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी लीनियर इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने डायग्राम गैस करनी है इन कोऑर्डिनेट से। तो यहां पर हमने देखना है कि ये जो चार वर्टिसेस हैं ये किस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में है हमारे पास काइट। अब काइट किस तरह की डायग्राम होती है, काइट इस तरह की डायग्राम होती है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स एक बराबर और बाकी दो एडजेसेंट साइड्स एक बराबर। तो उसके लिए जरूरी यह है कि दो वर्टिसेस की लेंथ एक जैसी हो, दो वर्टिसेस की लेंथ हमारे पास एक जैसी हो। स्क्वायर में तो शर्त होती है कि चारों एक जैसी हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो पहले हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें पहली दो साइड्स को, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब हम सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं इन दोनों के लिए। तो अगर इसके लिए हम इसको x1 y1 माने इसको x2 y2, तो पहले हो जाएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 8।
ये आपने पहले को सॉल्व कर लिया। अब आप इसको इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। अगर आप इन्हें इन दोनों के लिए सॉल्व करें तो आपके पास ये इस तरीके से सॉल्व होगा, d विल बी इक्वल टू, अब आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप x2 y2 x3 y3 कर सकते हैं। तो अब आपके पास फार्मूला लगेगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। x3 की आपके पास वैल्यू है 1 और उधर 7 है, तो 1 माइनस 7 कितना होता है, -6। तो यहां पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहां पे प्लस के बाद y3 है -2 में से 0 निकालेंगे तो ये -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 36 जमा 4 40 का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो पहले के लिए आपके पास आया स्क्वायर रूट 8 और दूसरे के लिए आया है स्क्वायर रूट 40। तो d1 स्क्वायर रूट 8 आया है, d2 स्क्वायर रूट 40 आया है। अब हम बाकी दोनों के लिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हम इन्हें पहले इन दोनों के लिए किया है, फिर इन दोनों के लिए किया, अब इन दोनों के लिए करेंगे। तो d इज इक्वल टू, अब हम x4 और x3 लेंगे तो हम कहेंगे x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, और इस पूरे का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहां पर वैल्यूज अगर आप पुट करें तो ये आपके पास x4, ये x4 है, ये x3 है, y4 है, y3 है। तो x4 है -1, तो -1 माइनस उधर से भी 1, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 माइनस -2, और इसका भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां पे ये -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और ये आपके पास प्लस 0 माइनस ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 4 प्लस 4, तो ये आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 8। तो d3 की वैल्यू आपके पास बनती है स्क्वायर रूट 8। अब हम d4 फाइंड आउट करके देखते हैं, इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर लें। अब हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, तो अब आपके पास d विल बी इक्वल टू, अब हमने पहले x2 माइनस x1 किया, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, अब हम x1 माइनस x4 करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर। तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, x1 की आपके पास वैल्यू है 5, x4 की है -1, तो इस पूरे का हमने क्या लेना है, स्क्वायर, प्लस y1 की आपके पास वैल्यू क्या है 2, और जो y4 है उसकी वैल्यू आपके पास है 0, तो इसका आपने लेना है स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको करते हैं, ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 1, 5 प्लस 1, और इसका हमने लेना है स्क्वायर, और इसी तरह ये आपके पास है 2 माइनस 0 2, तो ये आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 है, और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये स्क्वायर रूट 40 आ गया। तो d3 आपके पास आया था स्क्वायर रूट 8, और d4 आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 40। तो दो साइड से एक जैसी हैं, दो साइड से एक जैसी हैं, तो ये डायग्राम आपके पास कौन सी बनेगी, काइट। नेक्स्ट है द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, हम 3.5 पॉइंट को ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन बन गया, इसके अंदर हम वैल्यूज लिख देते हैं कि ये 1 है, 2 3 4 ये 5 और ये 6। इसी तरह वाई प्लेन पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ये 3 और 5, यहां से 3 यहां से 5, तो ये वैल्यू यहां पर मौजूद है, तो ये इसका डिस्टेंस किससे कितना है। अगर आप इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखें तो ये 5 पॉइंट्स दूर है, और अगर वाई से देखें तो ये 3 पॉइंट्स दूर है, और अगर आप यहां से देखें तो यहां से भी ये खासी दूर है, तो इसका जो कम डिस्टेंस बन रहा है वो वाई एक्सिस से बन रहा है, तो आपका राइट आंसर है वाई एक्सिस। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग m इन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक के नाम में एम की प्रोबेबिलिटी क्या है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम इंग्लिश में नाम लिखें तो ये टोटल स्पेलिंग्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल स्पेलिंग्स 8 बनते हैं और उनमें एम 3 दफा आया है तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 3 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 1 8 27 आर। अच्छा अब देखें तो सही कि 1 8 और 27 का आपस में रिलेशन क्या है। जिनकी मैथ तेज है वो तो देखते ही समझ जाएंगे, जिनकी नहीं है उनको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। 1 से 8 तक जाना हो तो 7 नंबर डिजिट बड़ा है, 8 से 27 तक जाना हो तो 19 बड़ा है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा खास। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। तो इसका मतलब ये क्यूब में वैल्यूज चल रही हैं, तो नेक्स्ट 4 का क्यूब होना चाहिए, उससे नेक्स्ट 5 का क्यूब होना चाहिए, उससे नेक्स्ट 6 का क्यूब होना चाहिए। तो नेक्स्ट वैल्यूज है 64 एंड 125। नेक्स्ट है आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ये पहले एक रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली ये दो साइड्स बराबर होती है लेंथ में और ये दोनों बराबर होती हैं, यानी कि x1 x2 बराबर होती हैं, x3 x4 बराबर होती हैं, 4 साइड्स होगी। अब पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है? चारों साइड्स की लेंथ को जमा करना होता है। तो असल में ये आपके पास अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे अंदाज में लिखें तो हम कह लेते हैं कि 2 लेंथ्स हैं 2 विड्थ्स हैं। तो पेरीमीटर इनका निकलेगा, एक लेंथ और एक विड्थ को जमा करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब टोटल आपके पास पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर और आपको लेंथ की वैल्यू दी गई है 15, तो आपने बाकी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व कर लें। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये रह जाएगा 25 विल बी इक्वल टू 15 प्लस w, यानी कि विड्थ। 15 को इधर लाकर आप माइनस कर दें तो विड्थ विल बी इक्वल टू 25 माइनस 15 एंड योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। अच्छा, लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपके पास बेस होगी उसकी आप जब पावर लेंगे, एक्सपोनेंट लेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। किसी भी बेस की पावर 0 ले लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50। 2 नंबर्स है कोई से और उनका जो टोटल है वो 50 है और उनकी रेशियो 3:2। तो अगर वो नंबर है x की वैल्यू में तो वो 3x और 2x है, तो उनका टोटल 50 है। तो हमने देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है इनमें से। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 50, एक्चुअली 5x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 10, क्योंकि 5 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। तो बड़ा नंबर है 3 मल्टीप्लाई 10, छोटा नंबर है 2 मल्टीप्लाई 10, दैट विल बी 20। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करें इसको। बोर्ड मैथ्स रूल में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं अमूमन कहता होता हूं कि किसी छोटी से छोटी डिटेल को भी इग्नोर ना करें। तो इसमें आपने पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये है ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, फिर है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे? डिवीजन, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो जब आप 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो ये रह जाएगा 18 माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, अब इनमें से नेक्स्ट क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो 4 मल्टीप्लाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 प्लस 12। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है एडिशन। तो इन दोनों को हमने इनको जमा करना है, तो जो जमा हो सकते हैं उनको जमा कर लें। तो प्लस 12 में जब माइनस 3 को जमा करेंगे तो आपका आंसर 9 आना है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले कर लो। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 और 15 में जब 12 जमा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 27। सो 27 इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 2 एंड माइनस 3 आर रूट्स ऑफ। अच्छा, अब यहां पर हमने चेक करना है कि कहां पर हम 2 और माइनस 3 वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 माइनस 2, और यहां पर भी 2 प्लस 3, क्या ये हमारे पास 0 हो जाएगा? 2 माइनस 2 0 है और ये 2 प्लस 3 5 है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। एक्चुअली आपने दोनों में से किसी एक को भी 0 बना लिया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे से मल्टीप्लाई होकर उससे भी 0 कर देगा। जिस तरह के मैं इसकी एग्जांपल देता हूं,
अब x-3 और x-4, इसमें अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना तो 2 - 3 -1 हो जाएगा और 2 - 4 -2 हो जाएगा। ये तो 0 के बराबर नहीं होना, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर +2 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये वाला आंसर नहीं है। इसी तरह इनको चेक करेंगे, ये भी नहीं है, हमारा राइट आंसर है ये वाला। यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। अब मैं आपको बताता चलूं कि एफजीआई की तरफ से सीटें तो नई भी अनाउंस हुई हैं और वो नई सीटों पर 192 सीटों पर सब लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग इन टाइम तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। 23 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 12 अक्टूबर तक टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो हम लोगों ने सेशन का आगाज इन टाइम किया है। क्रैश टेस्ट सीरीज है जिसमें 5000 फी देकर आप 500 सब्जेक्ट तैयार करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोगों की बार बार डिस्कशन होगी और डिटेल में इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी। तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545 और 0342447091। मैं बताता चलूं कि ये टेस्ट इन टाइम हो जाना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना। तो ये सेशन एक ही होना है, इसके बाद इसका रिवीजन में सेशन नहीं लगना। तो आप इस सेशन को इन टाइम ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।